नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज पुनः फिर हाजिर हो गए आपके सामने। आपका अपना चैनल आईपी कुमाऊत में स्वागत है। और आज अपने करने वाले हैं राष्ट्रपति। जिस प्रकार से रीट का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपने करने वाले हैं। पीछे अपने बहुत सारे टॉपिक किए हैं और आगे जो है नेक्स्ट जो नंबर किसका आ रहा है, राष्ट्रपति का आ रहा है। हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कहाँ पर विराजमान है, ठीक है ना। ये केंद्र सरकार में है। तो हमारे सिलेबस में राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, स्थानीय स्वशासन भी है, शक्तियों का विभाजन है हमारे सिलेबस में। और शक्तियों का विभाजन यानी कि शक्तियां बांट दी गई है, कुछ केंद्र के विषय हैं, कुछ राज्य के विषय और कुछ स्थानीय स्वशासन के विषय हैं जो 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो वो तो जैसे जैसे आएगा टॉपिक उसी हिसाब से अपने कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज अपने करने वाले हैं, आपको ध्यान में होगा राष्ट्रपति, अपना जो एक टॉपिक है राष्ट्रपति, ठीक है ना, जो कार्यपालिका में विराजमान होता है। देखो, संसद में केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है उसके अंदर 3 अंग हैं केंद्र सरकार के। आपको पता होगा कौन कौन से हैं, निश्चित रूप से आपको पता है, फिर भी बता देता हूं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग है। तो व्यवस्थापिका में संसद विराजमान रहती है, संसद जो है, और उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जब कार्यपालिका की बात आती है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब कार्यपालिका की बात आती है तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी जैसे पद जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। और तीसरा अंग न्यायपालिका, तो न्यायपालिका तो अलग ही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है एक प्रणाली है जो उसमें अलग ही विराजमान रहती है। ये इसमें कोई हस्तक्षेप इनका नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से रहती है। तो इस प्रकार से आपका जो मैंने बताया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ठीक है ना, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में ये विराजमान रहते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपने देख लेते हैं। राष्ट्रपति कहां पर रहता है? कार्यपालिका में। कार्यपालिका में अच्छे से अध्ययन करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका में कौन कौन होता है अपने को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, और पीएम भी होता है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद के बाद में यहाँ जो है और महान्यायवादी भी होता है, महान्यायवादी। और इसके साथ जो है एक पद जो है वो क्या है, उपराष्ट्रपति भी इसी में शामिल होता है। ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और जो है महान्यायवादी जैसे पद कार्यपालिका में आते हैं। हमको राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री, ये अपने सारे पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। केंद्र सरकार में जितना भी मटेरियल आता है वो सब करते हैं। जब मैंने अनुच्छेद कराए थे, भाग करवाए थे, भाग संख्या मैंने लिखवाए थे, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि केंद्र सरकार जो है किस भाग में है। सीधा क्वेश्चन आ जाए, केंद्र सरकार का विवरण हमें संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में मिलता है और इसके कितने अध्याय हैं। अगर इस प्रकार से पूछ ले तो हमारा आंसर क्या रहेगा? भाग संख्या 5 में, भाग संख्या 5। और इसके भी अध्याय कितनी है आप पढ़ चुके हो। जब आपको पीछे वाला अगर याद हो तो तुरंत ही कमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप बता सकते हो। तो इसमें अध्याय कितने हैं? कितने हैं अध्याय आपको पता है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, बताइए कितने हैं। तो इसमें कितने हैं? 5 अध्याय हैं। देखो, याद तो करना पड़ेगा। जय याद ना करे तो रीट वाला पेपर तो पास को नहीं हुआ। पेपर पास ना हो तो नुकसान ही नुकसान है, जब पास हो गया तो फायदा ही फायदा है। एक बात की गांठ मार लियो भी, एक तो फिक्स बात है भी, रीट का अगर एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, टीचर लग जाते हो, तो उसकी सैलरी आती है महीने के लास्ट दिन जो है रात को 12 बजे। सुबह देखो खाता बुक अकाउंट जो है फुल मिलता है। तो खूब सारे फायदे हैं, मैं तो एक ही बताया है, खूब सारे फायदे हैं दुनिया जान के। और सबसे बड़ो तरीको तो जब रीट का पेपर आप क्लियर कर लेते हो ना, तो अपना अपना बादशाह, देखो कलेक्टर लाग जाओ, रीट वाले पेपर के लिए बराबर काम। तो इसके लिए अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत नहीं, मैं जो लगा रहा हूं आपको, जो क्लास लगा रहा हूं, जो वीडियो आप है अच्छी तरह से देखें और उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें। ज्यादा कुछ है नहीं अपने, देखो कितना टाइम हो गया, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, स्लो,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग संख्या 5, अध्याय कितने इसमें, अध्याय 5 हैं। मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं आपको भी कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या नाम से हैं और अनुच्छेद कौन कौन से थे उसमें। तो अगर मैं एक पहले अध्याय की बात करूं तो उसमें नाम था कार्यपालिका। हालांकि ये कर चुके हैं अपने, लेकिन रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रिवीजन ना कर ले, अगर नहीं करते हैं ना तो सुपड़ो साफ यार सज्जनों, एक कर गाड़ी गोल बढ़ जाएगा तो पुट्ठी बनी हुआ है। तो कार्यपालिका में अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 52 से लेकर के अपना 78 तक रहता है। दूसरा अध्याय रहता है अपना किसका, संसद का। अनुच्छेद की बात करूं तो 79 से लेकर के 122, ठीक है ना। और तीसरा अध्याय की बात करें तो केंद्र की विधायिका की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 123, यानी राष्ट्रपति के संबंधित जो शक्तियां हैं वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद में नंबर 4 की बात करें तो क्या आ जाएगा, न्यायपालिका, ठीक है ना। न्यायपालिका के बारे में दिया गया, किसकी न्यायपालिका है, संघ की न्यायपालिका है। न्यायपालिका तो राज्य की है, लेकिन अपने को इसमें क्या है, संघ की न्यायपालिका है। अपने यहाँ लिख सकते हैं संघ और संघ की न्यायपालिका। उसका अनुच्छेद हमें 124 से लेकर के हमें जो है 146 तक मिलता है। उसके बाद में 47 तक मिलता है। 5 की बात करें तो कैग, ठीक है ना। ठीक, केग से मतलब महालेखा नियंत्रण, ये जो है महान्यायवादी जो है नियंत्रण और महालेखा, ये इसका जो विवरण हमें, केग का विवरण जो हमें इसमें मिलता है जो 148 से लेकर के 151 तक मिलता है। भाग संख्या, इसमें अनुच्छेद की अपने बात करें तो कितना हो जाएगा, 52 से लेकर के 151 तक केंद्र सरकार का विवरण मिलता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि देखो अपने राष्ट्रपति कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के संबंध में कितने से कितने अनुच्छेद तक इसका विवरण मिलता है, उल्लेख हमें मिलता है, अगर आ जाए तो कितना आएगा। राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर के आपको 62 तक मिलता है। 63 में जाकर के उपराष्ट्रपति का विवरण शुरू हो जाता है, क्योंकि 63 में उपराष्ट्रपति का एक उल्लेख मिलता है। तो ये 52 से लेकर के हमें कहां तक पढ़ना है, 62 तक राष्ट्रपति पढ़ेंगे और उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। फिर जो है 75 74 से मंत्री परिषद आ जाएगी, प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद में ये चलता रहेगा और उसके बाद में अपने जो केग नियंत्रक जो है वो इसमें प्रक्रिया चलती रहेगी। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, ठीक है ना। राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में कुछ सामान्य सी बातें हैं, पूछ लेते हैं। देखो, सुमिलित कीजिए या सत्य कथन बताइए या राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन बताइए। आपको 4-5 लाइनें दे देंगे और आपको सत्य कथन जानना है, तो उसके संबंध में सामान्य सी जानकारी हमें पता होना चाहिए। देखो, राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम व्यक्ति है, भारत का प्रथम नागरिक है। अगर पूछ लिया जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। संवैधानिक प्रमुख से अध्यक्ष यही है। और नाममात्र और कार्यपालिका जो है, नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका वो अलग है। इनके नाममात्र की बात करें तो भी राष्ट्रपति का नाम आता है। देखो, संविधान में कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है कि नाममात्र कार्यपालिका, नाममात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका, लेकिन बात यह है कि इसमें अगर अब हम अनुच्छेद की बात करें ना, 74(3) की बात करें या 74 की बात करें तो उसमें मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा ये, ठीक है ना। देखो, हम आगे करेंगे। अब अनुच्छेद 52 की बात करें तो राष्ट्रपति का विवरण है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद की सलाह से करता है। तो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, इसका मतलब ये कि अपने स्वयं विवेक से तो कर ही नहीं सकता ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नाम मात्र की शक्ति हम कह देते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा शब्द नहीं है कि नाम मात्र की कार्यपालिका या नाम मात्र का व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 में पद का उल्लेख हमें क्या मिलता है, पद का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत देश के लिए एक राष्ट्रपति पद होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति पद होगा जिसको देखो महामहिम या मोस्ट हॉनरेबल शब्द से पुकारा जाएगा, ठीक है। सम्मानित पद है, प्रथम नागरिक है, तो इसलिए हम इसको मोस्ट हॉनरेबल या फिर हम जो है महामहिम के नाम से इसको पुकारते हैं।
ठीक है ना। तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। मैं अगर बात करूं अनुच्छेद 53 की, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां जितनी भी है, शक्तियां जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां, वो क्या है, समाहित है किसमें, राष्ट्रपति में समाहित है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें समाहित है, राष्ट्रपति में समाहित है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका जो प्रयोग है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है। देखो मंत्रिपरिषद मैंने इसमें बताया है, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना, और एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं उप राज्य मंत्री, ठीक है ना। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। और मंत्रिमंडल का मुख्य कौन होता है, मंत्रिमंडल का मुख्य होता है पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। तो कैबिनेट जो मंत्री है उनका क्या है, एक मंत्रिमंडल होता है, उनको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति से पीएम से जो नियुक्त होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, उनके जो मुख्य है, मंत्रिमंडल के मुख्य को हम क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है ना, सलाह या उसके अधीनस्थ जो है मंत्रिपरिषद उसकी सलाह से करेगा। अब अनुच्छेद में 54 की बात करता हूं, ठीक है ना, 53 हो गया। अनुच्छेद अगर मैं 54 की बात करूं तो यहां क्या दिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात की गई है, ठीक है ना। तो यहां अब मैं लिख सकता हूं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। देखो यहां बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, और अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है। अनुच्छेद 54 और 55 में क्या डिफरेंस है, देखो 55 में तो दिया हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली दी गई है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। देखो कंफ्यूज होते हैं यहाँ, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो मोस्टली गलत होता है। किस प्रकार से पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है, तो उसमें अगर 54 लिखते हैं तो सम्मिलित तो है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर 54 और 55, ठीक है ना, उसके बाद 56 और 57, 4 ऑप्शन आ गए। 4 ऑप्शन में अगर ऑप्शन आपको बोल दिया जाए तो आपको 55 करना पड़ेगा, और अगर सामूहिक है 54, 55, 55, 56, 56, 57 इस प्रकार से सामूहिक है तो फिर अपने को दोनों अनुच्छेद को टिक मार्क करना पड़ेगा। देखो डिफरेंस ये है कि देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक है किस पद्धति होता है, ये तो पद्धति किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से निर्वाचन होता है वो तो दिया गया है हमें 55 में, 55 में। और जबकि जो निर्वाचन है जिसकी प्रक्रिया है उसमें भाग कौन कौन लेगा, निर्वाचक मंडल कौन हुआ, उसमें वोट कौन डालेगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो हमें कहां मिलती है, 54 में मिलती है। मैं एक बार पुनः बता देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति वोट डालते हैं, कौन कौन उनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, उनका उल्लेख हमें 54 में मिलता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रणाली से होता है, किस विधि से होता है, कैसे होता है, वो क्या है 55 के अंदर, ठीक है ना। ये 2 चीज अपने को थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद में मैं इसकी बात करूं निर्वाचक मंडल की, तो निर्वाचक मंडल में व्यक्ति सीमित व्यक्ति हैं। कौन कौन हो सकते हैं मैं आपको बता दूं कि संसद के जो व्यक्ति हैं, संसद की अगर बात करें तो संसद में कौन सी, लोकसभा आ जाएगी, ठीक है ना। संसद में लोकसभा मैं बोल सकता हूं, राज्यसभा बोल सकता हूं, दोनों बोल सकता हूं ना। तो इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, इन दोनों के केवल शब्द मेरे को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, केवल कौन से, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। तो निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। और अगर देखो लोकसभा और राज्यसभा, संसद और राज्य की सभी जो विधानसभाएं हैं, ठीक है ना, विधान परिषद नहीं, विधानसभाएं, राज्य की सभी विधानसभाएं, ठीक है ना। तो विधान जो सभाएं हैं, विधानसभाएं, अब इनके भी क्या है, केवल निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान रखना भी, ठीक है ना,
जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य हैं। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, यूटी की अगर बात करूं वर्तमान में 8 हैं, तो जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें 2 ऐसे हैं जिनमें क्या है, विधानसभा है। अगर बात करें तो ये जो है 2 विधानसभाएं है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें तो दिल्ली और पुडुचेरी। तो उस प्रकार से इन 2 में से जो विधानसभाएं हैं उनके भी जो निर्वाचित सदस्य, ये भी ध्यान रखना, उनकी सीटें भी सीमित हैं। इतने व्यक्ति क्या है, इसके निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। ठीक है ना। कितने व्यक्ति होते हैं, 4, 8 जो है 9, 6 होते हैं। अब किस प्रकार से मैं बता दूं, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हैं ये आपको पता है, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। तो लोकसभा में कितने हैं, ये कितने हैं, 500, कितने हैं अभी, देखो टोटल अधिकतम संख्या कितनी है, 545 वर्तमान में है। और कितने मनोनीत करते हैं, इसमें 2 करते हैं तो 543 है। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, 543। और राज्यसभा की बात करें तो कितने हो गए, 233। और विधानसभा की बात करें तो 4020 है। ठीक है ना। टोटल देखो, मैंने लगाया है 28 राज्यों का। देखो इसमें जो है राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की 200 सीटें हैं, यूपी की बात करें 403 सीटें हैं, सिक्किम की बात करें तो 31 सीटें। इस प्रकार से विधानसभा की जो सीटें हैं जो केवल निर्वाचित सदस्य हैं उनकी मैंने काउंटिंग की। और यूटी की बात करें तो दिल्ली और पांडुचेरी की बात करें तो 70 जो है दिल्ली की है और 30 जो है पांडुचेरी की सीटें हैं। तो कितने व्यक्ति हो गए, 100 हो गए। और टोटल मैं आपको बता देता हूं, यहाँ चौका आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 का आएगा, यहाँ 6 का आएगा। ठीक है। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि देखो मन ने तो मिथ को है, अब वो थे जोड़ लगा लियो। अगर गलत हुआ है तो कमेंट में लिख दियो कि सर जी ये जो है छिक्कड़ जी 580 5 जी 480 में भी तय लिख दूँ, वो तो चढ़ो चढ़े रट्टो है, फिक्स करेडो है, सुबह से महंगी माड़ा फिरा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है टोटल जो कितना हो जाएगा, 4896। ठीक है ना, 4896। अब कैसे गुरु जी कदी थे बागड़ी बोलो, कदी हिंदी बोलो। तो देखो मन यहाँ लगा है, अभी पीछे वीडियो बनाया, क्लास लगाई तो बच्चे बोर हो रहे हैं। तो एक मेरी वीडियो आई थी, लगभग आपको शायद पता होगा, वैसे आपको तो वीडियो दिया देखते हो आप, लगभग 40 मिनट का समथिंग के साथ पास था, 34 इसका समथिंग था। तो किसी बच्चे ने मेरे पर्सनल नंबर पे चैट किया और उसने कहा कि सर इतना लंबा वीडियो न बनाएं, हम गहराई से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। और इस प्रकार से मेरे को 2 बार नींद भी आ गई। अरे मैंने कहा रे, तो तब से थोड़ा शॉर्ट बनाता हूँ, इसी को बात नहीं, लेकिन इसलिए जो है बीच बीच में मुझे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट आपको करना पड़ता है। और अभी जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये है टोटल, ये हो गए इतने व्यक्ति इसमें जो है भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में। किसमें, निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचन से संबंधित कुछ बातें हैं। देखो हम अनुच्छेद 55 करेंगे, 55 करेंगे, तब तो गहराई से दोबारा से कर लेंगे, लेकिन कुछ बातें सामान्य जो आपको 100% याद करनी है, याद रखनी है। अब कैसे याद रखनी है वो आपको बता देता हूं। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखो सीधी सी बात ये है कि निर्वाचक मंडल ये है। ठीक है। अब थोड़ी सी सोचने वाली बात है, प्रश्न घुमा के पूछता है एग्जामिनर। किस प्रकार से पूछता है, आपको गुमराह करने के लिए। ठीक है ना, आपका माइंड खोपड़ा घुमाने के लिए। और अपने को घूमना नहीं है, घूमर नहीं डालनी है अपने को। ठीक है ना। तो अब लोकसभा और राज्यसभा, अब आपको पता होना चाहिए राज्यसभा तो स्थायी सदन है और लोकसभा क्या है, अस्थायी है, कभी भी भंग हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर वो ये लिख दे कंफ्यूज करने के लिए कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की लोकसभाएं विधानसभाएं जो हैं वो भंग है, क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? 100% होगा। ये प्रावधान किया गया था। ये प्रावधान कब किया गया था? प्रश्न ये भी तो बना रहा है कि अगर विधानसभाएं भंग हो 2 या 2 से अधिक राज्यों की या किसी राज्य की विधानसभा भंग हो तो क्या निर्वाचक मंडल अधूरा रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये 11वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 11वां अमेंडमेंट हुआ था, 11वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन 11वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1961 को हुआ था। 1961 को हुआ था। 1961 में जब संविधान संशोधन हुआ था, इसमें यह प्रावधान किया गया था किसी भी राज्य की अगर विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है अधूरा नहीं माना जाएगा।
ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार से गुमराह जो है ऐसे प्रश्न करते हैं, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है चेतो कोनिकोणो, ठीक है ना, चेतो कोनिकोणो। और अब उसके बाद में अगर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए। कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जब वो खड़े होते हैं निर्वाचन के लिए, और निर्वाचन के लिए जो पर्चा भरा जाता है उसमें 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 के लिए अनुमोदन चाहिए, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति। और वो भी क्या है? निर्वाचित सांसद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले देखिए अगर बात करें तो 1997 की बात है, तब 10-10 प्रस्तावक अनुमोदक थे। 1997 से के बाद जो है 50-50 किए गए थे। क्वेश्चन ये भी अगर आज तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए। जमानत राशि की बात करें तो 15,000 रुपये जो है RBI में डिपॉजिट करवानी होती है, जमानत राशि है। और आपने कभी सुना होगा कि जमानत राशि जब्त भी हो जाती है। तो कब जब्त होती है? कि जो उनको मत मिलते हैं, कुल वेद मत का 1/6% या 1/6 जो है 16.17%, या फिर कुल वेद मत का 1/6 इतना भाग अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो ये राशि जब्त नहीं होती है। अगर ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनकी राशि क्या है? जब्त हो जाती है। और जीत कब घोषित होती है, कितना आंकड़ा क्लियरिटी पार करना पड़ता है आपको, उसकी अगर बात करें तो 50% से एक ज्यादा, 50% से एक ज्यादा। और चाहे मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, आधे से एक ज्यादा, या फिर इसको मैं अगर सूत्र की बात करूं, सूत्र के हिसाब से लिखें तो कुल वेद मत बटे में जो निर्वाचित जो है संख्या उनकी वो हो जाएगी। और उसके बाद में जो है निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन जो निर्वाचित खड़े हो रहे हैं, और +1 और उसके बाद +1। तो ये जो व्यक्ति हैं इस प्रकार से आधे से एक ज्यादा जो है वो जो है इस प्रकार से ये कोटा निकाला जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो, ठीक है ना। अब प्रस्तावक मैंने आपको बता दिए 50-50 होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक करने वाले भी जो 50 चाहिए और प्रस्तावक भी 50 चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों चाहिए, यानी कि 100 चाहिए। ध्यान रखना, निर्वाचित सांसद 15,000 की जमानत राशि RBI के तहत होनी चाहिए। और उसके बाद में जो है एक जो मैंने बताया 11वां संविधान संशोधन 1961 किया गया था, जिसमें कोई भी विधानसभाएं जो है अगर भंग हो गई है या भंग है तो भी निर्वाचक मंडल जो अधूरा नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 100% होगा। अब राष्ट्रपति का चुनाव क्या प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो ये आपको जो है कमेंट में बताना है। और मेरे चैनल को जो है IP कुमाऊत को आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए। और इस चैनल का जो है लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और आप उसमें चेक कर सकते हो। और मेरा नाम जो है IP कुमावत, उस नाम से आप इसको सर्च करें। जो नए स्टूडेंट है वो इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं फिर बार बार प्रत्येक वीडियो के एंड में बोलता हूँ, जो भी आपको समस्या आती है, जो भी इसमें समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके मुझसे आप कोई भी प्रश्न जो है वो पूछ सकते हो राजनीति से संबंधित, ठीक है। बाकी आपकी अगर डिमांड हो तो मैं रीट की बात कर रहा हूँ। रीट का सिलेबस अपना चल रहा है पॉलिटिकल का, और उसके बाद हम फर्स्ट ग्रेड का भी शुरू करेंगे, सेकंड ग्रेड का भी शुरू करेंगे, और उसके बाद 11th और 12th की क्लासों के भी अपने सिलेबस उसमें डाल देंगे। इसी को बात नहीं है, खूब सारा इसमें करवाने वाला हूँ मैं और आपकी डिमांड पे। और इसके अलावा अलग सब्जेक्ट की अगर साइको की बात करें, हिंदी की बात करें, या फिर रीजनिंग की बात करें, जैसे VSTC का भी एग्जाम होने वाला है, या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की अगर आपकी डिमांड आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ आपको अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म एक अच्छा सा दे सकता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और एंड में मैं वही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। आज देश जिस बीमारी से जूझ रहा है उसमें आप सहयोग कीजिए, अन्नदाता जो हैं, या कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए आप, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल आपके पास, लाइट आप अवेलेबल हैं, आप इसको फ़ोन को जो अच्छी तरह से वीडियो चलाएं। और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, घर पे क्लासें लेनी होती है, बाहर जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी डालिए, ठीक है ना। इसी के साथ जो भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं।
जो भी आपकी मन में जो भी बात हो वो आप कमेंट में डालिए, किसी को बात नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आज के लिए इतने। कल अपने फिर दोबारा से अपने जो अनुच्छेद जो है 54 तक कर लिए और 55 से जो है वो अपने करने वाले हैं। और राष्ट्रपति में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं देखो वीडियो मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें चाहे 2 वीडियो बनाए, चाहे 4 बनाए, 5 बनाए और 6 क्लास बने चाहिए, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने, हाँ हो सकता है अभी कोई बच्चा बोलता है कि सर ये आप बहुत कम करवाते हो, लेकिन जो भी करवाया वो सॉलिड है। और जितना आप धीरे धीरे सीखोगे, हो सकता है मैं राष्ट्रपति एक दिन में पूरा करवा दूँ। देखो 20-25 मिनट की क्लास हुई है, हो सकता है 1 घंटे की क्लास कर लें अपने। 1 घंटे की क्लास करता हूँ तो पूरा करवा दूंगा, लेकिन इतना डिटेल से बता रहा हूँ, ये मुझे मेरी मन की संतुष्टि है। देखो मैं स्पीडली या स्किप करके नहीं करवा सकता आपको, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।